नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से देश के अंदर हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं पर निशाना बनाने का एक प्रचलन सा शुरू हो गया था और बाद में वेब सीरीज में भी इसको दिखाने की कोशिश अली अब्बास जफर नाम के सलमान और करण जौहर के पुराने साथी ने की थी। उसके बाद पूरे देश का गुस्सा फूटा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हजरतगंज थाने में एक मामला दर्ज किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंस्पेक्टर अनिल सिंह के नेतृत्व में एक टीम भेजी मुंबई, जिसको सौंपा गया जिम्मा इस बात का कि वो पूरी की पूरी ये जो क्रू मेंबर है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लेकर जो लेखक है, इन सब से पूछताछ करेगी। और इसी के तहत आज जब अनिल सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे अली अब्बास जफर के घर पे, तो ये सलमान और करण का जो साथी है पुराना, ये भगोड़ा बन गया और अपने घर से भाग गया। वैसे तो अली अब्बास ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एक अग्रिम जमानत ले रखी है 3 हफ्ते के लिए, लेकिन फिर भी इसे डर था कि उत्तर प्रदेश पुलिस उससे पूछताछ करेगी और उस पूछताछ से बचने के लिए अपने घर पर ताला लगाकर भाग गया। उसी तरीके से इस पूरी वेब सीरीज का जो लेखक है गौरव सोलंकी, वो भी अपने घर पर ताला लगाकर चला गया। लेकिन अनिल सिंह और उनकी टीम ने अब इसका एक संदेश इनको दे दिया है। उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि इन सभी लोगों को जिन जिन के घर के बाहर नोटिस लगाए जा रहे हैं, 27 जनवरी को लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईओ यानी कि निरीक्षक के सामने उपस्थित होना है, जो इसके जांच अधिकारी हैं, और वहां जाकर इन्हें अपनी बात रखनी पड़ेगी। यानी कि अली अब्बास जो डर रहा था उसने उसको लेकर जमानत भी ले ली, पर वो इस पूरे मामले से बच नहीं पाएगा। जमानत केवल गिरफ्तारी के ऊपर हो सकती है, लेकिन पूछताछ से जमानत भी उसको नहीं बचा सकती है। अब इस अली अब्बास जफर का सलमान से क्या संबंध है हम वो भी बताएंगे, और करण जौहर से क्या संबंध है वो भी बताएंगे। दरअसल ये आदमी जिसका नाम अली अब्बास जफर है, पहले करण जौहर के ही गिरोह में काम करता था और उसके यहाँ पर ये यशराज फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्मों में काम कर चुका है, जिसमें बदमाश कंपनी भी शामिल थी। और उसके बाद इसने खुद फिल्में डायरेक्ट करना शुरू किया और सुल्तान नाम की जो सलमान खान की फिल्म थी वो भी इसने डायरेक्ट की थी, और एक था टाइगर भी इसने, टाइगर जिंदा है भी इसने की थी, और उसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ थे। और ये सलमान खान का बहुत ज़्यादा नज़दीकी है। सलमान खान पर और सुल्तान फिल्म पर भी पहले आरोप लगे थे कि उसमें हनुमान जी को दिखाया गया है, हनुमान जी के भक्त दिखाया गया है सुल्तान, लेकिन उसके बावजूद उसमें कई ऐसे आपत्तिजनक दृश्य थे जिन पर लोगों ने सवाल उठाए थे। लेकिन उस समय लोग उतना एकजुट नहीं हो पाए थे, न केस हो पाए थे, जिसकी वजह से वो आसानी से चल गया था। यानी ये आदतन ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू संस्कृति के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करता रहा है और उनका मजाक बनाता रहा है। इसको लेकर जो अब सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब इसे देना पड़ेगा, जैसा सवाल कपिल मिश्रा ने उठाया था, या फिर उसके जवाब में जो कुछ कंगना रनौत ने कहा था कि अगर इसमें इतनी ही हिम्मत है, इतना ही क्रिएटिविटी है इसके अंदर, तो क्यों ना अपने मजहब के पैगंबर और उसके अल्लाह के ऊपर ये मजाक करके दिखाए और फिर माफ़ी मांग के दिखाए। वहाँ जो कुछ होगा उसको ये अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे सलमान खान हो या फिर ये अली अब्बास जैसे लोग हो, जावेद अख्तर जैसे लोग हो, करण जौहर जैसे लोग हो। इन्हें पता है कि जो हिंदू संस्कृति है, सनातनी परंपराएं हैं, उनका आप कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो हल्ला करेंगे, पोस्टरबाजी करेंगे या आपका पुतला फूंक देंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी जो फिल्म है, आपकी जो वेब सीरीज है, आपका जो कंटेंट है वो हिट हो जाएगा। विवाद करने के बाद ये हिट कराने की एक जो तरकीब है, ये पूरी खान गैंग की तरकीब है पुरानी। शाहरुख खान हो, आमिर खान को हो या सलमान खान हो, ये अपनी फिल्मों को इसी तरीके से हिट कराते आए हैं कि फिल्म में कुछ न कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे विवाद हो, और उस विवाद के नाम पर इनकी फिल्में हिट हो जाया करती हैं, क्योंकि विवाद के बाद वो चर्चा में आती है और जो विरोधी गुट है, जो लिबरल गैंग है, जो कामपंथी वामपंथी लोग हैं, वो उनको देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये अली अब्बास बुरी तरह से फंस चुका है। इसके खिलाफ अब तक पूरे देश में 1 दर्जन से ज़्यादा FIR हो चुकी है। हालांकि ये 2 बार ट्विटर पर माफ़ी मांग चुका है और अब ये भी कह चुका है कि जो भी विवादित सीन है हम उनको अपनी जो वेब सीरीज है उससे हटा देंगे, उनको डिलीट कर देंगे, उनकी जगह कुछ और डाल देंगे। और इसने 2 बार माफ़ी मांगी और ये कहा है कि अगर इससे किसी की भावनाएँ आहत हुई हैं जिसका हमारा कोई उद्देश्य नहीं था,
हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन क्या माफ़ी मांगने से ये जो आदतन अपराधी होते हैं उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है या फिर ये सुधर जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनको सज़ा नहीं मिलती, इसीलिए दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ता है और वो भी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ये जो अली अब्बास जफर है, ये जिस गिरोह से आता है, चाहे सलमान खान का गिरोह हो या करण जौहर का या शाहरुख खान और आमिर खान जैसे लोगों का, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। जावेद अख्तर जैसे जो लेखक हुआ करते हैं वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेके इसी तरीके के कटाक्ष किया करते हैं, इसी तरीके से देवी देवताओं का अपमान करते हैं और बाद में जब उन्हें लगता है कि अब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो ये माफ़ी मांगकर बच जाया करते हैं। लेकिन यहाँ का जो मामला है, इस बार का जो मामला है, वो इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है, इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि इस माफ़ी के बाद भी लोगों ने साफ कर दिया है कि हम इनको माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं, इनकी प्रवृत्ति ऐसी ही है। और इस मामले में पूरा का पूरा बॉलीवुड एक दो अपवादों को छोड़कर इन सब का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जावेद अख्तर की तरफ से या दूसरे किसी व्यक्ति की तरफ से इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, आलोचना नहीं आई है, जो बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि ये सब के सब हमाम में नंगे हैं और ये इस तरीके की हरकतें कर चुके हैं। अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो देखने में यह मिलेगा कि अब तक जो फिल्में नए फिल्मों के नाम पर रिलीज हुई हैं 70 के दशक के बाद में, उनमें ज़्यादातर फिल्मों में इसी तरीके की जो मसाला है उसको यूज़ किया गया, कंट्रोवर्सी पैदा की गई और कंट्रोवर्सी के माध्यम से उस फिल्म को रिलीज़ करा के हिट कराने का जो एक फॉर्मूला है उसको लागू किया गया और ज़्यादातर केसेस में इन लोगों को फ़ायदा भी मिला है। लेकिन अब इन लोगों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि अब वो मोनोपोली नहीं रही बड़े चैनलों की या अखबारों की कि उनके माध्यम से जो खबरें जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के जाएंगी और जो विवाद होगा उसको ये आराम से माफ़ीनामा देकर सुलझा लेंगे या अदालत से बच जाएंगे क्योंकि लोग अब सारी चीज़ों को समझने लगे हैं, लोग सवाल करने लगे हैं और लोग तुलनाएं भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और इनमें सागरिका घोष जैसे लोग भी हैं। सागरिका घोष ने आज एक ट्वीट किया और उसने कहा कि जो हिंदू संस्कृति इतनी मजबूत है, इतने सालों से चली आ रही है, सदियों से जैसे कोई नहीं हिला पाया, क्या वो किसी एक वेब सीरीज या एक नाटक में कुछ संवाद बोले जाने से या कुछ दृश्य दिखाए जाने से वो आहत हो सकती है। लेकिन इसको जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है, ये राजनीति की जा रही है और ये बेकार का ड्रामा है। इस तरीके की बातें सागरिका घोष ने करने की कोशिश की है। ये सागरिका घोष राजदीप सरदेसाई की पत्नी है, लेकिन राजदीप सरदेसाई और इसकी पत्नी सागरिका घोष दोनों ही कभी भी जो शार्ली एब्दो का मामला हुआ था, जो मजहबी कट्टरपंथ होता है, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये उसको जब बोलते हैं तो बड़ी चाशनी के साथ बोलते हैं और भावनाओं का आदर करने की बात करके सीधे तौर पर उन लोगों को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से मामले तूल पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सागरिका घोष पूरे हिंदू संस्कृति को और हिंदू संस्कृति का अपमान करने पर, भगवान शिव का अपमान करने पर या जातिगत बातें कहने पर अगर अली अब्बास का विरोध हो रहा है तो उससे सागरिका घोष को दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जो लिबरल गैंग है, ये कामपंथी वामपंथी गैंग है, इसको हर उस चीज़ से नफरत होती है जो भारतीय संस्कृति के सम्मान में की जाती है, सनातनी संस्कृति के सम्मान में या उसके अपमान होने के विरोध में की जाती है। उन चीज़ों से इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये हमेशा उन लोगों का बचाव करते आए हैं, चाहे मकबूल फिदा हुसैन हो या बाद के जो दूसरे लेखक या तथाकथित फिल्मी कलाकार जिन्हें कहते हैं नट नटियां जो होते हैं, वो इस तरीके की बातें करते रहे। तमाम जो विवाद हुए थे, पद्मावत का विवाद अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, लोगों के दिमाग से हटा नहीं है। और उससे भी पहले जिस तरीके से तमाम जोधा अकबर जैसी कहानियां ये लेकर आते हैं जिसमें तमाम नकली चीज़ें, तमाम काल्पनिक चीज़ें जोड़ दी जाती हैं और उसके माध्यम से जो भारतीय परंपराएं हैं, जो भारतीय संस्कृति है, जो तमाम जातियाँ हैं, धर्म है, उन सबको अपमानित करने की कोशिश की जाती है। इस सब का अंत कब होगा वो ये लोग कभी समझ नहीं पाए और तमाम लोगों को भी ये लगता था कि ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी और ये हर बार इसी तरीके से बच जाएंगे। इनका एक काम है, पहले चर्चा में आ जाओ और उसके बाद माफ़ी मांग लो। लेकिन इस बार जिस तरीके से लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, लोगों का संकल्प देखने को मिल रहा है और FIR की जो एक लिस्ट शुरू हुई है, FIR का जो एक
क्रम शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में एडवोकेट बिनलेस ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई और उसके अलावा दूसरे अन्य जगहों पर भी दिल्ली में भी आप देखेंगे 2-4 दिन में कम से कम 1 दर्जन एफआईआर इन लोगों के खिलाफ होनी है। और उत्तर प्रदेश में भी ये सिलसिला चल पड़ा है क्योंकि आज लोग जागरूक हो गए और उन्हें पता है कि अगर उनका सेंटीमेंट हर्ट होता है तो वो स्वतंत्र हैं एफआईआर कराने के लिए, जिससे इस तरीके के जो गैंग वाले लोग हैं जो डी कंपनी के इशारों पर भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय समाज के खिलाफ, भारतीय धर्म के खिलाफ, भारतीय देवी देवताओं के खिलाफ इस तरीके का कुचक्र रचते हैं, इस तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और उसका आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें आपराधिक दंड भी भुगतना पड़ेगा। पहले ये लोग सोचते थे कि कंट्रोवर्सी पैदा करो, आर्थिक फायदा उठाओ, माफी मांग लो और निकल लो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। चाहे आप सलमान खान के करीबी हैं या करण जौहर के करीबी हैं या फिर आपके साथ में पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन निश्चित तौर पर देश का कानून आपके ऊपर चलेगा और कानून के तहत कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस त्वरितता के साथ में इस मामले में कार्रवाई की है और नोटिस लेकर जिस तरीके से अली अब्बास, गौरव सोलंकी और दूसरे तमाम लोगों के घर पर गई है, उसके बाद इन लोगों में खौफ का साफ तौर पर खौफ देखा जा सकता है, साफ तौर पर डर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पुलिस का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। 2-2 बार माफी मांगी जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि हम सारी चीजें बदल देंगे, लेकिन इस बार इनका जो पाला पड़ा है देश की एकजुट जनता से पड़ा है और उसका सहयोग भी तमाम प्रदेशों की पुलिस करती हुई नजर आ रही है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार ये अपराधी उतनी आसानी से बिना दंड पाए नहीं बच पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।